जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारतीय एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें ज्योतिष के 15 महत्वपूर्ण सूत्रों को बारे में बात की थी, तो आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और ज्योतिष के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे क्या बेसिक रूल होते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपके लिए काफ़ी मददगार और हेल्पफुल साबित होंगे। यानी यह कह सकते हैं एक ज्योतिष की फाउंडेशन है। यदि आप नहीं जानते हैं ग्रह भाव राशियां क्या होती हैं तो एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसके से लिंक आई सेक्शन में भी मिल जाएगी या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी बेसिक्स क्लियर होंगे। तो यदि आप बेसिक्स जानते हैं, यदि थोड़ी भी एस्ट्रोलॉजी आप समझते हैं तो आपके लिए यह सूत्र काफ़ी मददगार होंगे किसी भी कुंडली की फलित करते समय। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए अपने इन नियमों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुंडली में शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह कौन कौन से माने जाते हैं। यानी नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने जाते हैं। यदि हम बात करें शुभ ग्रहों की तो शुभ ग्रह होते हैं गुरु, शुक्र। शुभ ग्रहों से युक्त बुध, यानी बुध किसी भी रूप में पीड़ित नहीं होना चाहिए, और बलि चंद्रमा यानी शुक्ल पक्ष के आसपास का चंद्रमा, यह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। अब बात करें अशुभ ग्रहों की तो अशुभ ग्रहों में आते हैं, यानी यह पापी ग्रह माने जाते हैं, और इनमें आते हैं सूर्य है, शनि है, राहु केतु और मंगल। इसके अलावा चंद्रमा क्षीण होना चाहिए, यानी कमजोर चंद्रमा, जो कि कृष्ण पक्ष के आसपास का होता है। कृष्ण पक्ष के जो अमावस्या होती है उससे 5 दिन पहले और बाद के आसपास का चंद्रमा क्षीण चंद्रमा कहा जाता है। यह पापी ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा बुध भी यदि पाप ग्रहों से ग्रसित है तो वह भी पाप प्रभाव देने में सक्षम माना जाता है। तो यह ग्रहों का डिवाइडेशन है जिसमें नैसर्गिक रूप से कुछ ग्रह शुभ हैं और कुछ ग्रह अशुभ होते हैं। अब बात करते हैं अगले नियम की। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो कि छाया ग्रह कहे जाते हैं, और यह अपने आप से रिजल्ट नहीं देते हैं, बल्कि यह जिस भाव में होते हैं, जिस राशियों में होते हैं और जिस प्रकार के ग्रहों के साथ युति करते हैं, जिस नक्षत्र में होते हैं, उसके अनुसार परिणाम देते हैं। यानी आपको राहु के फलों को देखना है तो राहु देखिए केंद्र में है या त्रिकोण में तो शुभ फल देगा। अच्छी राशियों में है, राहु की फेवरेबल राशियों में है तो अच्छे परिणाम देगा। अच्छे ग्रहों के साथ कंजक्ट कर रहा है, संबंध बना रहा है तो यह अच्छे परिणाम देता है। यही हाल केतु का होता है। अगला नियम है केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामियों में किसी भी प्रकार का संबंध एक योग कारक होता है और यह हमेशा शुभ परिणाम देने वाला सिद्ध होता है। अगला नियम है हमें बाधक ग्रहों के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है, क्योंकि जब जब बाधक ग्रहों की दशाएं आती हैं तो वह नकारात्मक परिणाम देते हैं। बाधक ग्रह के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया है, आप चाहें तो चैनल पर सर्च कर सकते हैं, भारतीय एस्ट्रोलॉजी और बाधक ग्रह लिख करके सर्च करेंगे तो काफ़ी डिटेल में जानकारी मिलेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि बाधक ग्रह कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक लग्न के लिए हिसाब से बाधक ग्रह बदल जाते हैं। जब यह बाधक ग्रहों की दशा आती है तो हमें निश्चित रूप से परेशानियां और कष्ट अनुभव होते हैं। जैसे कि चर लग्न है। चर लग्न कौन कौन सी हैं? मेष, कर्क, तुला और मकर। इन लग्नों के लिए बाधकेश होते हैं एकादश भाव के स्वामी, यानी 11वें भाव का स्वामी इन लग्नों के लिए बाधक कहा जाता है। अब बात करें अचर लग्नों के लिए। अचर लग्न कौन कौन सी हैं? वृषभ लग्न, सिंह लग्न और कुंभ लग्न। इनके लिए पंचम भाव, माफ कीजिए, नवम भाव के स्वामी बाधकेश माने जाते हैं। अगली बात करें द्विस्वभाव राशियों के लिए, यानी द्विस्वभाव लग्न है आपकी। द्विस्वभाव कौन कौन सी हैं? मिथुन, कन्या, धनु, मीन। यदि आपकी लग्न बनती हैं, इनमें से कोई भी राशि आपकी लग्न बनती है तो आपके लिए बाधकेश सप्तमेश होंगे, यानी सप्तम भाव में जो कोई भी राशि आएगी उसका स्वामी आपके लिए बाधकेश माना जाएगा। तो बाधकेश को ध्यान में रखना और इसके बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। जब भी हम फलित करते हैं तो दशाओं में परिणामों को कहने से पहले हमें बाधकेश के बारे में भी जानना चाहिए। अब बात करते हैं अगले नियम की। हमें किसी भी ग्रह का फल हमेशा उसकी दशा में ही प्राप्त होता है। यदि उस ग्रह की महादशा नहीं आ पाती है
तो उसके हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होंगे। अब इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। जैसे कि फ़ायदा यह हो सकता है कि कोई ग्रह खराब योगों का निर्माण कर रहा है, दुर्योग का निर्माण कर रहा है, और यदि हमें उसकी दशा नहीं आती है तो उतने नकारात्मक परिणाम हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और इसका नुकसान यह है, यदि कोई राजयोग कारक ग्रह है और उसकी ही दशा ही नहीं आ पाती हमें, तो जो हमें मिलनी चाहिए थी, जिसकी हम कैपेबल हैं, वह चीज़ हमें जीवन में मिल नहीं पाती है। तो इसके फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। अब बात करें अगले नियम की। यदि कुंडली में शुभाशुभ योग बन रहे हैं, राजयोगों का निर्माण हो रहा है, और राजयोगों के फल की इंटेंसिटी इस बात पर निर्भर करेगी कि उन राजयोग बनाने वाले ग्रहों में खुद कितना बल है। अब ग्रहों के बल को चेक करने के लिए हमारे पास कई टूल्स हैं, जैसे कि ग्रह उच्च राशि में है, नीच राशि में है, ग्रह के षडबल कैसा है, ग्रह की नवांश में स्थिति कैसी है। तो अन्य प्रकार से हम ग्रहों के बलों को चेक करते हैं। यदि विंशोपक बल है, इस प्रकार की अन्य सभी टूल्स के द्वारा हम देखते हैं कि ग्रहों में कितना बल है। यदि ग्रह में बल नहीं है, चाहे वह कितने भी अच्छे राजयोग बना रहा हो, उसके हमें शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। अगला नियम है दोस्तों, यदि कोई ग्रह हमारी पत्रिका में नीच का है, परंतु वह लग्न अथवा चंद्रमा से केंद्र स्थान में आ जाता है, जैसे कि ये उदाहरण के लिए बताएं कि कोई ग्रह 6th हाउस में नीच का हो रहा है, आपकी कुंडली में नीच राशि में जा रहे हैं, परंतु वह चंद्रमा से केंद्र में आ जाता है। चंद्रमा से गिनते हुए एक 4थे भाव में पड़ जाए, या चंद्रमा के साथ युति हो जाए, चंद्रमा से 7वें भाव में हो, चंद्रमा से 10वें भाव में हो, चंद्रमा से काउंट करते हुए हमें जाना है। यदि हम 10म भाव या 4थे भाव, 7वें भाव, पहले भाव, इस प्रकार पहुंचते हैं, तो वह ग्रह योग कारक हो जाता है, या कह सकते हैं उसके जितने नकारात्मक परिणाम मिलने चाहिए थे वह हमें जीवन में नहीं दिखाई देते हैं जब भी उसकी दशा, अंतर्दशा इत्यादि आती है। अब बात करते हैं अगले नियम की। अगला नियम है दोस्तों, त्रिक भाव यानी 6, 8, 12 भाव के स्वामी हमेशा अशुभ फलदायी होते हैं, परंतु इनमें आपस में यदि कोई संबंध बन जाता है, यानी 6वें भाव का संबंध 8वें से या 12वें से, इसी प्रकार 8वें का 6वें 12वें से, 12वें का 8वें 6वें से संबंध बन जाता है, तो यह विपरीत राजयोगों का निर्माण कर देता है। विपरीत राजयोग के बारे में सेपरेट वीडियोस मैंने बनाई है, आप चाहें तो चैनल पर देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको आई सेक्शन में दे दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर विपरीत राजयोग की खासियत यह होती है कि जब भी यह विपरीत राजयोग आता है तो व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, और उन परिस्थितियों से लड़ने के बाद में व्यक्ति को पहले से बेटर वाली कंडीशन में पहुंचा देता है। यानी कुछ नकारात्मक स्थितियां बनेंगी, उसमें से आप हीरो की तरह उभरेंगे और आपकी जो पहले वाली स्थिति से उससे आप बेहतर स्थिति में पहुंच जाएंगे। यह विपरीत राजयोग का फल होता है। यदि हमें किसी भी व्यक्ति के पूर्व जन्म के बारे में विचार करना है तो हमें 9वें भाव के बारे में देखना चाहिए, और वहीं यदि पुनर्जन्म के बारे में यदि हम देखना चाहते हैं तो हमें 5म भाव यानी 5th हाउस के बारे में विचार करना चाहिए। अगला नियम है दोस्तों, यदि कोई ग्रह स्वराशिस्थ है, उच्चस्थ है और कारक भी है, यानी स्वराशि का हो जाए अथवा उच्च का भी हो जाए और किसी चीज़ का वह कारक भी बन जाता है, जैसे कि चंद्रमा, यदि चंद्रमा 4थे भाव का कारक रहता है, चंद्रमा 4थे भाव में स्थित है, और या फिर कहीं पर भी स्थित है चंद्रमा, और चंद्रमा उच्च राशि का है यानी वृषभ या कर्क राशि के अंतर्गत स्थित है, तो चंद्रमा हम कहेंगे बली है। परंतु इस पर यदि नकारात्मक प्रभाव आ जाता है, पाप प्रभाव पड़ जाता है, शनि की दृष्टि पड़ जाती है, राहु का प्रभाव पड़ जाता है, तो यह नकारात्मक फल देने में सक्षम हो जाता है। यानी यहाँ पर चंद्रमा के जो शुभ फल हमें मिलने चाहिए थे वह नहीं मिलेंगे। यदि कोई ग्रह कारक भी हो और उस ग्रह पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ जाए, उसकी राशि में ही हो, स्वराशि में हो, तो यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति को उस क्षेत्र से संबंधित मामलों में खराब परिणाम ही अक्सर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगला नियम है कि अक्सर हम देखते हैं, यह नियम आपने सभी ने सुना होगा, यदि कोई भावाधिपति अपने ही भाव को देख लेता है तो उसके भावों में वृद्धि होती है, यानी उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि करता है। परंतु यह नियम पाप ग्रहों के लिए लागू नहीं होता है। पाप ग्रह शनि, क्षीण चंद्रमा, मंगल, सूर्य, इनके लिए यह नियम लागू नहीं होगा। यदि यह अपने ही भाव को देखते हैं सप्तम दृष्टि से तो उसका नुकसान करते हैं, नाश करते हैं, यह शास्त्रीय मत है। यदि कोई ग्रह, माफ कीजिए, अगला नियम है, यदि सूर्य के द्वारा चंद्रमा अस्त हो जाता है, यानी सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में स्थित होते हैं और डिग्री वाइज भी काफ़ी क्लोज हैं, उनमें 8 डिग्री या 5 डिग्री से
कम का अंतर होता है तो यह देखने को मिलता है कि चंद्रमा अस्त हो जाता है। अब यह चंद्रमा यदि स्वराशि का हो, उच्च का भी हो, तो भी यह शुभ फल देने में सक्षम नहीं है। यानी यहाँ पर चंद्रमा के भरपूर नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगला नियम है, कई ग्रहों की 2 राशियां होती हैं तो प्रश्न यह उठता है कि वह ग्रह कौन सी राशि का फल अधिक देगा। तो यह इस प्रकार देखा जाता है कि ग्रह की जो राशि मूल त्रिकोण राशि है वह जहाँ पर होगी उसके फल ग्रह अधिक देगा। जैसे कि सिंह लग्न है, सिंह लग्न के लिए बृहस्पति पंचमेश भी है और अष्टमेश भी है। तो यह प्रश्न उठेगा कि बृहस्पति के फलों को हम कैसे देखें, बृहस्पति नकारात्मक फल देगा या शुभ फल देगा। तो बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु है जो कि पंचम भाव में आती है, तो यहाँ पर बृहस्पति शुभ फलदायी माने जाएंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए बृहस्पति अपनी ही स्वराशि में स्थित हो गए, यदि धनु में हो गए या मीन में हो गए तो किसके फल अधिक देंगे। यदि बृहस्पति धनु राशि स्वराशि जिस राशि में स्थित हो जाता है, विषम राशि में स्थित होता है, तो विषम राशि के फल अधिक देगा और सम के कम देगा। यह हर एक ग्रह के लिए लागू होता है। जिस भी ग्रह की 2 राशियां हैं तो यदि ग्रह स्वराशि का है, यदि स्वराशि में वह सम राशि में स्थित है तो सम के फल अधिक देगा, यदि विषम राशि में स्थित है तो उसके वह फल अधिक देगा। इस नियम को इस प्रकार देखना चाहिए। अगला नियम है, यह नियम अष्टक वर्ग से संबंधित है। अष्टक वर्ग में जिस भी भाव में शुभ बिंदुओं का अभाव होता है, यानी बिंदु कम मिलते हैं अष्टक वर्ग में, तो उस ग्रह की दशा इत्यादि आने पर उस भाव से संबंधित फलों की हमें कमी देखने को मिल सकती है। यानी उस भाव से संबंधित फलों में हमें अभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा यदि अष्टक वर्ग में बिंदु कम प्राप्त होते हैं। तो अष्टक वर्ग के ऊपर में स्पेशल वीडियोस बनाए हैं, आप चाहें तो उन्हें आई सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। अगला नियम है, यदि कोई ग्रह कितना भी बली हो, यदि वह भाव संधि में फंस जाता है तो वह अपने फल देने में असमर्थ हो जाता है। इस नियम को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका महत्व बढ़ता है। क्योंकि कई बार ग्रह उच्च के होते हैं परंतु यदि वह भाव संधि में फंस गया तो उसके परिणाम इतने हम आशा करते हैं वह नहीं मिल पाते हैं। जब भी हम फलित करें तो हमें चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, लग्न कुंडली, नवांश कुंडली और चलित कुंडली, इन चारों पत्रिकाओं के बारे में भरपूर विचार कर लेना चाहिए, तभी किसी अंतिम फलित और निर्णय की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण नियम थे जो मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ आपको ये नियम समझ में आ गए होंगे। काफ़ी ही आसान भाषा में बताने का और समझाने का प्रयास किया। फिर भी यदि आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी। जय श्री राम। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ दोस्तों। जय श्री राम।